कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सुधारंगनी को मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। दो काले कलोटे आदमी इसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सुधारंगनी बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। यह मंजर बोल देने के लिए काफी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठरी का दरवाजा एक ही पटका था और लोहे का था। वहां से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता था। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है? अरे देव नंबरदार, क्यों परेशान करता है? क्या बात है? मैंने कोई जवाब ना दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज आई। इसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे देव, यहाँ सांप तो नहीं है? अगर है तो उसे मार डाल। फिर बता तो क्यों आया है? मैंने आवाज बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकुर, दरवाजा खोलो। दरवाजा जरा सा चिरचिराया, फिर थोड़ा सा खुल गया। सुधारंगनी के सांप के लिए थोड़ा सा शगाफ ही काफी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। ये शोर जल्द ही खत्म हो गया। एक आदमी को सांप ने हिला कर डाला और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। लेकिन मैंने संगीन इसके सीने में गोंपने से पहले छलांग लगाकर इसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सुधारंगनी के लिबास में गायब हो रहा था। सुधारंगनी ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रघु, मेरे रघु। मैंने तेजी से इसके हाथ पांव की रस्सियां खोल डाली और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर दरवाजे की दर्ज में से बाहर जाकर देखा। चोर की आवाज सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठरी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े होकर आहिस्ता से आवाज दी, रमेश जी, मैं देव भाई बोल रहा हूँ। क्या बात हुई है? मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, देव भाई अंदर जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठटका। फिर जो ही इसने कोठरी में गर्दन डाली, मैंने इसे अपने बाजू में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। इसके हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता, मैं इसे ठिकाने लगा चुका था। सुधा चारपाई से उठ खड़ी हुई थी। इसने पहरेदार की राइफल उठा ली और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया रघु। यहाँ तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से भागो। सुधारंगनी ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया, रघु, इधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी में कहा, झुकी झुकी मेरे पीछे आओ, सामने अंधेरा है, दीवार के पास। जेल का ये अहाता आधी रात के सन्नाटे में डूब रहा था। जो पहरेदार यहाँ चल फिरकर आवाज जगाकर पहरा देता था, इसकी लाश कोठरी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भागकर अहाता अबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गया। ये जेल की दीवार थी। जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती हैं, ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीत मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सुधा, हम यहाँ निधोर लगाएंगे। मैं इसके साथ अपतावन जबान में बात कर रहा था। इसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जगह नर्गसमा है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी अखेड़नी शुरू कर दी। मिट्टी भरभरी थी, संगीन भी नोकदार और तेज थी। देखते देखते वहां शिगाफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद सुधा ने संगीन पकड़ ली और दीवार के शिगाफ को कशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद इससे संगीन ले ली और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। ये दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा था। ये बात खतरनाक थी। इस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सुधा को खींचकर दीवार से दूर ले गया। सुधा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी फंकार की आवाज आई। सुधा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की, मेरे बेटे, कोई बात नहीं, शांति शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी थी। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर ये रोशनी दीवार के शगाफ पर आई तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शगाफ से ऊपर ही गुजर गया।
मैंने सुधा का बाजू जरा सा दबाया। आओ। 10 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर इस सुराख को इतना कशादा किया कि हम इसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शगाब में से सर निकालकर बाहर देखा। बाहर एक खाई थी जिसकी दीवार के साथ साथ एक पतली सी पगडंडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया। फिर सुधा रंगनी को सहारा देकर बाहर खींच लिया। खाई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सुधा रंगनी पर भी मेरी तरह जल्दी ही निकाह तारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अजीतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम इस इलाके से कतन वाकिफ ना थे। रात गहरी खामोश और सुनसान थी। खाई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनियां हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ साथ लगकर जा रहे थे। सांप, सुधा रंगनी का बेटा सांप, अब इसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सुधा ने इसे नीचे कर दिया। इसका सांस फूल रहा था, लेकिन वो मेरे साथ तेज तेज चली जा रही थी। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर बड़ा सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ, फिर दीवार की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को अबूर करके, खतरा था कि अगर हम इस तरह जेल की दीवार के साथ साथ चलते चले गए तो जेल के बड़े फाटक पर जा निकलेंगे। मैंने अंधेरे में देखा, कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दी। हमने लपक कर इस पुलिया पर से खाई अबूर की और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये ज्वार के खेत थे और काफी ऊंची फसल उगी थी। हमने अपना रुख इस सिमत कर लिया था जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थी और दूर तक अंधेरा छाया था। इस वक्त हमें जिस चीज ने ज्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहां किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। इसके साथ ही पुलिस पार्टियां हमारी तलाश में निकल खड़ी होती और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेजी से इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारे सांस फूल रहे थे, मगर रुककर सांस लेने की फुर्सत ना थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आईं। हम इससे हटकर दूसरी सिमत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मजाफाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टर नुमा कोठियां बनी थी जिनके दरमियान सड़कें थी। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम इस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठी नुमा क्वार्टर या क्वार्टर नुमा कोठी के बाहर एक छोटी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सुधा, हम इस कार को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जल्दी निकल जाने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया। संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ की तारों को डायरेक्ट किया। इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज निकली और वो स्टार्ट हो गया। खुदा जाने कोठी में इसका नौकर या मालिक वगैरह जाग गया था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सीलेटर दबाया और तेजी से गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। ये गाड़ी इस वक्त कुदरत की तरफ से बेबहा अतिया थी। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेजी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनियों वाली बड़ी सड़क आ गई। इस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा ना था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनियां हमारे पीछे थीं। सड़क तकरीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सुधा ने पूछा, रघु, हम किधर को जा रहे हैं? कि कोई शहर हुआ तो हम खड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थी। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे नीचे झुंड नजर आ रहे थे। खुदा जाने इस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं। अगर जाती भी हो तो क्या मालूम आगे वो किसी दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सुधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा था। सुधा रंगनी ने कहा, रघु प्यारे, मेरे माँ बाप के घर चलो। हमारे गांव को बड़ौदा से आगे एक खुरपा स्टेशन से वहां से एक रास्ता जाता है। मैं सुधा रंगनी के माँ बाप के दरिया वाले गांव को भूल ही गया था। इसका गांव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था ताकि अपने आप को डॉक्टर अफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सुधा से पूछा, खुरपा स्टेशन से तुम्हारा गांव कितनी दूर है? इसने कुछ सोच कर बताया, रघु,
मैं कभी कभी गांव से बाहर जाया करती थी। मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि खुरपा स्टेशन से बैलगाड़ी जंगल में एक रात एक दिन चलती रहती है, फिर दरिया आ जाता है। इस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोपड़ी बसती है। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। अब मेरी सारी तवज्जो खुरपा रेलवे स्टेशन की तरफ थी। सवाल ये था कि खुरपा रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। ये काम जरूरी भी बहुत था। हमारे लिबास इस कदर बोसीदा हो रहे थे कि लगता था कि कोयले के किसी कान से निकल कर आ रहे हों। मेरी खाकी वर्दी अब नस्वारी हो गई थी। हुलिया भी चोरों जैसा था। दाढ़ी बड़ी हुई और बाल उलझे हुए थे। कपड़े पर मिट्टी लगी थी। कार सड़क पर भागी जा रही थी। टैंकी में पेट्रोल भी बहुत था। अचानक भाईजान रेलगाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई थी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में इसके डब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लग रही थी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सुधा रंगनी रेलगाड़ी को देखने लगी। फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सुधा, आगे स्टेशन है, ये कौन सा स्टेशन होगा? मुझे नहीं मालूम रघु, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सुधा रंगनी ने पहली बार अपनी सहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया ही नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती। पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया। तुम्हारे इस सांप बेटे की वजह से मैंने भी बड़ी मुसीबत काटी। सुधा रंगनी अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु, परशु ने मेरे साथ जो सलूक किया है, मुझे इनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी आंखों से किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानब रेलवे के सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। ये कोई मजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सुधा, भगवान करे ये खुरपा स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफार्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सुधा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। यहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात की इस आखिरी घड़ी के मुसाफिरों से दान वसूल करने वहां बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें भाई छे अयो खिरपा स्टेशन छे। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जुबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खुरिया नहीं छे। अब मैंने हिंदी जुबान में पूछा कि खुरिया स्टेशन कितनी दूर है। इस फकीर की जुबानी पता चला कि खुरिया रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी सड़क पर डाल दी। खुरिया स्टेशन आगे आएगा सुधा। खुरिया का रेलवे स्टेशन वहां से 15 मील के फासले पर था। इसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संग मील से हुआ जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार तेज कर दी। दूर से खुरिया स्टेशन के सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। मैंने सुधा से कहा, इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुधा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही, दारावार अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खुरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। इस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों से गायब थी। यही फिक्र लगा था कि जेल, पुलिस के गार्ड राइफलें, बंदूकें उठाए अभी पहुंचने ही वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। क्यों यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी। 2-1 बैलगाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। यहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवार नहीं बनाना चाहता था। मैंने सुधा रंगनी से कहा, सुधा, हमें यहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा। गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह भी बन जाएगा। गाड़ी भी यहाँ होगी। पुलिस आती तो गाड़ी बान इसे बता देगा कि हमें दारावार गांव छोड़ा है। सुधा रंगनी भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि जेल की सोबतें उठा उठा हमारी जहनी हालत कैसी हो गई थी। सुधा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से मुकिफ है। मैं गाड़ी निकालकर आगे ले गया। जब खुरिया स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सुधा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है?
सुधा रंगनी ने अंधेरे में सड़क की दाएं जानब यानी मगरब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा। फिर इधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे दारावार के मछेरों का गांव है। वहीं मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है? सुधा बोली, रास्ता तो जाता है रघु,